वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम इन स्पेशल लेक्चर्स में क्लास 11th की फिजिक्स का पूरा प्रश्न बैंक सॉल्व कर रहे हैं। पिछले 2 लेक्चर्स आ चुके हैं, ये है लेक्चर नंबर 3 और इस लेक्चर में आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 4 यानी अध्याय 6, अध्याय नंबर 6। इसका नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य, ऊर्जा, शक्ति और भी करेंगे, है ना। इस लेक्चर में अगले 2 लेक्चर और लगेंगे और हमें लगता है ये पूरा हो जाएगा। 2 या 3 होंगे मुश्किल से, यानी 5 लेक्चर या 6 लेक्चर में 11वीं की पूरी फिजिक्स आ गई आपके घर पे। इससे अच्छा क्या हो सकता है? इससे अच्छा बताइए क्या हो सकता है? इससे अच्छा ये हो सकता है कि आप 2 बार पढ़ लो, तो इससे अच्छा हो जाएगा वो, है ना। चलिए आइए बिना समय गंवाए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये मध्य प्रदेश बोर्ड ने डाला है, सरकारी है ये, है ना। कहा जा रहा है पेपर इसी में से बनना है, ठीक। तो बार बार इसको पढ़ लेना है। आपको इस प्रश्न बैंक की भी ज़रूरत नहीं है, बस सुन लो सामने रख के लेक्चर, कॉपी पेन लेके बनने लगेगा पूरा। आइए, रिक्त स्थानों की पूर्ति। पहले खाली स्थान में है किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी खाली स्थान में परिवर्तन के बराबर होता है। तो खाली स्थान में क्या आएगा? अपन ने पढ़ा है किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ये कार्य ऊर्जा प्रमेय है कि नहीं है? तो इधर क्या लिखेंगे अपन? उसकी गतिज ऊर्जा। इस खाली स्थान में क्या भरा जाएगा बेटा? गतिज ऊर्जा भरा जाएगा पहले खाली स्थान में। दूसरे खाली स्थान में घर्षण द्वारा किया गया कार्य, ये तो हमेशा ऋणात्मक होता है भाई। कैसे? जैसे कोई वस्तु है, हम आगे को फिसलाएं तो घर्षण पीछे लगता है, हम पीछे को फिसलाएं तो घर्षण आगे लगता है। कुल मिला के घर्षण बल के विरुद्ध वस्तु का विस्थापन हमेशा ही क्या होता है? विपरीत होता है। जिस दिशा में बल लगता है वस्तु में विस्थापन उसके विपरीत दिशा में होता है। या यूँ बोलें, जिस दिशा में वस्तु विस्थापित होती है घर्षण बल विपरीत दिशा में काम करता है। तो बल और विस्थापन की दिशाएं विपरीत होती हैं, इसलिए ये कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है, ठीक। तीसरी बात, बंद पथ में संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। ये हमने पढ़ाया है आप लोगों को, है ना, क्लास में पढ़ाया है। ये संरक्षी बल की परिभाषा ही होती है। ऐसे बल जिनके विरुद्ध किसी वस्तु को बंद पथ में चलाने में किया गया कार्य शून्य हो, संरक्षी बल कहलाते हैं। वीडियो रोक के परिभाषा दोबारा सुन लो, ठीक, और लिख लो, याद कर लो। अगला चौथा, अपर्याप्त संघट्ट में गतिज ऊर्जा में हानि होती है। क्या होती है? इसमें क्या भरा जाएगा? में हानि होती है, गतिज ऊर्जा में हानि होती है। 5वां खाली स्थान है कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है भाई ये, और इसका संकेत कैपिटल जे होता है, ठीक। 6वां, कार्य करने की दर को मालूम है शक्ति कहते हैं। यदि कोई मशीन, 8वां सवाल है, 10 सेकंड में 10 जूल कार्य करे, कौन सा शक्ति? क्या हो गया? हाँ, 7वां, शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। क्या होता है? वाट। ये क्वेश्चन पढ़ा है ना हमने, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? आंसर इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? पावर की यूनिट क्या होती है? पावर की यूनिट व्हाट होती है। तो वही क्वेश्चन वही आंसर, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? आंसर है व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर। क्लियर, ठीक। 8th क्वेश्चन, इसमें समय दिया है 10 सेकेंड और कार्य दिया है 100 जूल। हमसे पूछा गया है शक्ति कितनी होगी, बता देंगे हम। कैसे बता देंगे? शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटे समय, यानी 100/10। 10 से 10 कट गया तो ये आया 10 वाट। तो 8वें क्वेश्चन के खाली स्थान में भरा जाएगा, 8वें खाली स्थान में भरा जाएगा 10 वाट। 9वां सवाल, असंरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य खाली स्थान पर निर्भर करता है, ठीक। वस्तु के द्वारा तय किए गए मार्ग पर या वस्तु द्वारा अनुसरित मार्ग, ठीक, किया गया कार्य क्या लिखेंगे? वस्तु द्वारा अनुसरित
मार्ग पर निर्भर करता है। इतना भरना पड़ेगा इसमें आसन्नक्षी बल के लिए। ठीक, फिर 10वां क्वेश्चन है, दृढ़ पिंड का स्प्रिंग नियतांक मृदु पिंड के स्प्रिंग नियतांक से अधिक होता है। क्या लिखा है? दृढ़, दृढ़ मतलब एक मोटी स्प्रिंग है, टाइट है, मुश्किल से दब रही है, और एक मृदु, मृदु यानी सॉफ्ट, कोमल, पेन की स्प्रिंग चटपटाती है अपन जल्दी जल्दी, तो मृदु स्प्रिंग यानी सॉफ्ट, उसको बोला जाता है इंग्लिश में क्या? सॉफ्ट, तो इसको तो सॉफ्ट ही बोलते हैं, डेलिकेट बोलते हैं, डेलिकेट स्प्रिंग। इंग्लिश में बोलते हैं हार्ड स्प्रिंग को बोलते हैं, दृढ़ स्प्रिंग को बोलते हैं स्टाउट स्प्रिंग, STOUT, स्टाउट। तो दृढ़ पिंड का स्प्रिंग नियतांक ज़्यादा होता है, मृदु का कम होता है। ठीक है, 10 खाली स्थान हो गए बच्चों। चलो, उम्मीद है आप लोग नोट कर लोगे, और हम ये अतिरिक्त समय में आपको वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप इनको अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचा दोगे, है ना? तो वो गुरु दक्षिणा हो जाएगी, है ना? ज़्यादा लोगों को पहुंचा दोगे तो उन बच्चों का फ़ायदा हो जाएगा, अपना चैनल का प्रचार हो जाएगा, 12th में ज़्यादा बच्चे क्लास ज्वाइन कर लेंगे, उनका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, जिंदगी बन जाएगी सही जगह पढ़ेंगे तो। चलिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दूसरे का पहला, ध्यान से देखिएगा। इसमें एक बल दिया गया है, छोटा f लिखा है, हम बड़ा F लिख रहे हैं, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ये बल दिया गया है, और विस्थापन दिया गया है 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप। इसको वेक्टर में लिख देते हैं, है ना? इसमें वेक्टर नहीं लिखा, किताब वालों को दिक्कत हुई होगी छापने में, है ना? सरकारी है वैसे भी। तो ये क्या हो गया? बल का मान यह है, विस्थापन का यह है। हमसे कार्य पूछा गया कि कार्य कितना होगा। ठीक, अब कार्य का सूत्र हमें मालूम होना चाहिए कि अदिश गुणनफल का वेक्टर F डॉट वेक्टर D होता है। इसका इसमें डॉट करना है, मतलब I का I में, J का J में, K का K में गुणा कर दीजिए। 5 या 15, 4 चौके 16, ऋण 5 या 15, 15 से 15 कट गए, 16 जूल। जूल नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ मात्रक नहीं दिया, तो 16 इकाई या 16 मात्रक, 16 यूनिट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। पहले का बी सही है, 16 यूनिट होगा इसका। ठीक, दूसरा क्या है? दूसरे का दूसरा, निम्नलिखित में ऊर्जा का मात्रक नहीं है। जूल ऊर्जा का मात्रक होता है, अर्ग ऊर्जा का मात्रक होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है, वाट शक्ति का होता है। तो जो नहीं है वो है, इस क्वेश्चन में क्या है? जो नहीं है वो है। ऊर्जा का मात्रक कौन नहीं है? वाट ऊर्जा का मात्रक नहीं है। इन तीनों का क्या होता है देखो जरा, 1 जूल होता है 10⁻7 अर्ग, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये कॉपी में लिख लो और याद कर लेना अलग से। ऊर्जा के मात्रक हैं जूल, अर्ग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सारे ऊर्जा के मात्रक हैं, वाट ऊर्जा का मात्रक नहीं है। ठीक, तीसरा क्या है? किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी अगर क्या हो? निकाय पर संरक्षी बल द्वारा कार्य किया जाए, निकाय पर संरक्षी या असंरक्षी बल के विरुद्ध कार्य किया जाए, निकाय द्वारा संरक्षी बल के विरुद्ध कार्य किया जाए, और संरक्षी असंरक्षी बल के विरुद्ध कार्य किया जाए। बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है छोटे बच्चों के लिए, 11वीं के बच्चों के लिए। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी बल है। ठीक, तो अगर इस बल की दिशा में हम वस्तु को लेके आए, मतलब ये बल अपनी दिशा में कार्य करे, तो ऊर्जा घटती जाती है, अनंत पर शून्य होती है, और खिंचते खिंचते ऊर्जा कम होती पृथ्वी की सतह पे -GMM/R होती है स्थितिज ऊर्जा। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि जब इस बल के विरुद्ध कार्य करेंगे हम, संरक्षी वाले अंदर को इसके दूर ले जाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा? निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। कब बढ़ेगी? जब निकाय पर संरक्षी बल के विरुद्ध कार्य किया जाएगा। तो तीसरे का ऑप्शन सी सही है। ठीक, संरक्षी बल के विरुद्ध कार्य किया जाए तो बढ़ेगी, और
असंरक्षी बल के विरुद्ध कार्य किया जाए तो भी बढ़ेगी। मतलब क्या बोले, निकाय की स्थितिज ऊर्जा संरक्षी बल के विरुद्ध कार्य किया जाए, ऊपर को ले जाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक, ऑप्शन सी ही सही है भाई, है ना, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चौथा, अपर्याप्त संघट्ट में संरक्षित क्या रहता है? गतिज ऊर्जा और रेखीय संवेग दोनों रहते हैं। मतलब ए भी सही है, माने बी भी सही है, यानी सी ऑप्शन सही है। सी कह रहा है गतिज ऊर्जा और संवेग दोनों संरक्षित रहते हैं। पांचवा क्या कह रहा है? जब कोई संरक्षी बल किसी वस्तु पर धनात्मक कार्य करता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है। ए ऑप्शन, संरक्षी बल धनात्मक कार्य करता है। कैसा? गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी बल है, ठीक है। पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है इसको, तो इस समय इसकी स्थितिज ऊर्जा घट रही है कि बढ़ रही है? धनात्मक कार्य, यानी जिस दिशा में बल उसी दिशा में विस्थापन, तो स्थितिज ऊर्जा घटती है। और पिछले क्वेश्चन में हमने क्या लिखा था? बढ़ती है। ठीक है, इसके विरुद्ध कार्य करेंगे तो बढ़ेगी और इसकी दिशा में करेंगे तो घटेगी। तो पांचवें का हो गया घटती है ए। छठवां क्या है? इसमें 3 चित्र बने हुए हैं और वस्तु को बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचाता है, तो किया गया कार्य बताना है, उसकी तुलना करनी है। ठीक, एक चित्र ऐसा कुछ बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है, ठीक है। ए से बी पे ले जा रहे हैं हम सीढ़ियों पे चढ़ा के वस्तु को, ठीक। एक कुछ ऐसा है, ऐसा है, ठीक। ए से बी पे ले जा रहे हैं हम वस्तु को इधर से खिसका के, एच ऊंचाई जे भी है, और एक तीसरा है ऐसा, एच ऊंचाई जे भी है, तीनों जगह ऊंचाई एच है, ठीक। वस्तु को यहाँ से यहाँ ले जाना है, तो प्रत्येक स्थिति में वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी होगी? mgh, मतलब इतना ही कार्य करना पड़ेगा, मतलब सभी में समान होगा कार्य। तो ऑप्शन डी सही है, छठवें का डी सही है भाई, है ना। चलो आगे जाएं। लघु उत्तरीय प्रश्न, 4 अंकों वाले प्रश्न। आ जाओ, 4 अंकों वाले देख लेते हैं। हाँ, 4 अंकों वाले प्रश्न देख लो। पहला क्वेश्चन है, किसी स्प्रिंग को खींचने या दबाने में संचित ऊर्जा के लिए सूत्र निगमित करो। चलो आ जाओ। कोई स्प्रिंग है, मान लो ये स्प्रिंग है, इसको हमने दबा दिया या खींच दिया, जिससे इसकी लंबाई में परिवर्तन x हो गया, तो स्प्रिंग में उत्पन्न प्रत्यानयन बल कितना हो गया? -kx, ठीक। इसको हमने ले लिया संख्यात्मक। कैसा ले लिया? संख्यात्मक। अब इस बल और विस्थापन के बीच में अगर ग्राफ खींचें तो कैसा आएगा ये ग्राफ? बच्चों बताइए। ग्राफ ऐसा आएगा, तो स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन 0, तो प्रत्यानयन बल का मान 0, लंबाई बढ़ेगी, प्रत्यानयन बल बढ़ेगा, यानी स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन को हम x अक्ष पे ले लें और प्रत्यानयन बल को y अक्ष पर ले लें, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी वस्तु, तो इस समय क्या हो जाएगा? x लंबाई तक खींचा हमने वस्तु के लिए, ठीक। तो इस पर बल कितना लगा? F, ये दूरी हो गई x, इसका नाम रख दिया AB, ठीक। तो चित्र में क्या देख रहे हो आप? OA जो है वो x है और AB कितना है? ये बल F ले रहे थे, ABC ले लें, है ना। AB और OC बराबर हैं, जो बल F के बराबर हैं, J का के बराबर है, KX के बराबर है। तो स्प्रिंग को खींचने में कितना कार्य किया गया? चूंकि ये बल एक परिवर्ती बल है। कैसा बल है? परिवर्ती बल। और परिवर्ती बल के विरुद्ध किया गया कार्य या तो समाकलन विधि से निकालते हैं, या एवरेज करके निकालते हैं, या फिर क्षेत्रफल विधि से निकालते हैं। तो हम सारी विधियों से पढ़ाते हैं इसको अपनी मेन क्लास में, लेकिन आपको एक हम अभी बता दे रहे हैं कि अभीष्ट कार्य जो इसमें पूछा गया है, स्प्रिंग को खींचने में किया गया कार्य पूछा गया है, वो क्षेत्रफल त्रिभुज OAB आएगा। इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वही कार्य होगा, ठीक। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? समकोण त्रिभुज है तो आधार गुणा ऊंचाई, OA गुणा AB, ठीक। तो OA यानी x और AB यानी kx, तो ये W बराबर क्या आ गया? ½ kx²। अब उनने हमसे कार्य नहीं पूछा था, उनने पूछा था स्प्रिंग में संचित स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा है कि यही कार्य वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है।
तो स्पष्टतः क्या आ गया, स्थितिज ऊर्जा U बराबर W, यानी U बराबर हाफ kx²। यही अभीष्ट व्यंजक है, यहाँ पे लिख देना आप लोग। हो गया, 4 नंबर पूरे हो जाएंगे, थोड़ी भाषा लिख लेना। ठीक, आगे चलिए। सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई, शक्ति की परिभाषा लिखिए, मात्रक विमेय सूत्र लिखिए और इसको निकालिए। शक्ति परिभाषा क्या है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अतः शक्ति बराबर कार्य बटे समय, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। यदि कोई मशीन अथवा व्यक्ति या कोई कार्यकर्ता T समय में W कार्य करता है तो उसकी शक्ति P बराबर क्या होगी, कार्य बटे समय, W बटे T। फिर पूछा है मात्रक, तो इसका ऐसा ही मात्रक अगर हम देखें तो क्या होगा, कार्य का जूल, समय का सेकंड, जूल प्रति सेकंड, लेकिन इसको बोलते हैं वाट। ठीक है। अन्य मात्रक इसका किलोवाट भी होता है। किलोवाट 1000 वाट होता है, मेगावाट होता है, 10 लाख वाट होता है, ये हॉर्स पावर होता है, हॉर्स पावर 746 वाट होता है, और भी लिख सकते हैं अपन। मात्रक हो गए शक्ति के। फिर पूछा है विमेय सूत्र बताइए। आजा विमेय सूत्र ले लो, विमेय सूत्र ले लें अपन शक्ति का। W यानी कार्य, कार्य यानी mL2T-2 बटे T यानी समय। क्या आएगा, 1 की घात है, ऊपर जाके ऋण 1 की होगी, ऋण 2 पहले से है, तो क्या हो गया mL2T-3। विमेय सूत्र आ गया। अब उनने कहा है सूत्र P बराबर F इंटू V को निकालिए। काय का प्रमाण देना है, शक्ति P बराबर F इंटू V भी होता है। ठीक है, कायदे से ये होता है वेक्टर F डॉट वेक्टर V, ऐसा लिखना चाहिए थे किताब वालों को। ठीक, कोई बात नहीं, हो गई होगी मिस्टेक, सुधार देते हैं अपन, कर देते हैं पूरा। चूंकि शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। अभी पढ़ा अपन ने, ताजा ताजा बोलो, पढ़ा कि नहीं पढ़ा। वो कार्य क्या होता है, W बराबर होता है FD cos थीटा। किसी वस्तु पर बल F लगाने से अगर उसमें विस्थापन D उत्पन्न होता है, दोनों के बीच का कोण अगर थीटा है, तो W का मान होता है FD cos थीटा। अब इसको कैसे लिखेंगे, FD बटे T इंटू कॉस थीटा। अब D बटे T यानी विस्थापन बटे समय, तो ये वेग होता है, तो ये होगा FV cos थीटा P बराबर, या P बराबर क्या हो गया, वेक्टर F डॉट वेक्टर V। ये सिद्ध हो गया। वो किताब में आपके पूछा गया है F इंटू V, तो ऐसा भी हो जाएगा अगर कोण 0 डिग्री हुआ तो। थीटा 0 डिग्री अगर हुआ तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा, और ये भी सिद्ध हो जाएगा थीटा बराबर 0 के लिए। तो ये पूरा हो गया 4 नंबर का क्वेश्चन बच्चों। कितने का हो गया, 4 नंबर का पूरा क्वेश्चन हो गया, बड़ा सा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, तीसरा पढ़िए। तीसरा क्वेश्चन है, कोई बाइक 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। प्रश्न और हल हम सब लिख रहे हैं आपको, है ना। कोई बाइक चल रही है, कितने वेग से इसका वेग है, 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। सड़क द्वारा टायर पर 300 न्यूटन का घर्षण बल आरोपित होता है। घर्षण बल F कितना, 300 न्यूटन। तो बाइक के इंजन की शक्ति वाट में और अश्व शक्ति दोनों में ज्ञात कीजिए। मतलब पावर निकालनी है, वाट में भी निकालनी है, और अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर में भी निकालनी है, दोनों में निकालनी है। ठीक, तो जितना बल घर्षण बल से पीछे को लग रहा है, इंजन को इतना ही बल आगे लगाना पड़ेगा, ताकि बाइक पे लगने वाला नेट बल शून्य हो जाए। और नेट बल जब शून्य हो जाएगा, नेट बल शून्य हो जाएगा। यहाँ तक ये खिंच रहा है क्या, 1 मिनट भाई, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। हाँ भाई, जब क्या हो जाएगा, नेट बल 0 हो जाएगा, यानी घर्षण बल जितना लग रहा है इतना ही हमारा इंजन लगाएगा इस पे आगे को बल। ठीक, तो इंजन द्वारा इतने ही बल आगे को लगेगा। अब शक्ति क्या होती है, FV cos थीटा होता, अभी पढ़ा अपन ने, लेकिन वहीं को क्या है, बल लग रहा है और
उसी दिशा में वेग है, तो थीटा हो गया 0, तो F इंटू वी हो गया cos 0 का मान 1, जैसा अभी अपन ने सिद्ध किया पिछले क्वेश्चन में। बल का मान कितना है 300 न्यूटन, वेग कितना है 5, तो ये हो गया 1500 जूल। कितना हो गया बेटा, गलत हो गया, 1500 वाट हो गया। क्या हो गया भाई 1500 वाट। क्लियर। अब चूंकि 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 740 वाट, इसलिए 1 वाट बराबर कितना हुआ 1/746 हॉर्स पावर, और इसलिए 1500 वाट बराबर क्या हो गया 1/746 गुणा 1500, तो 750 दूनी 1500 है ना, लगभग 2 वाट आ रही है ना, 2 दशमलव कुछ और आएगा। 746 दूनी 1492, 8 बचे, 8 के 80, भागनाप्ति 0, फिर 800, फिर 1, 2.1 वाट लगभग आएगा मोटे मोटे हिसाब में। ठीक है, हॉर्स पावर। ठीक, तो 2 हॉर्स पावर शक्ति होगी उसकी लगभग, और हॉर्स पावर में, हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति। हॉर्स पावर क्या होता है बेटा, अश्व शक्ति। हॉर्स यानी घोड़ा होता है, घोड़े को अश्व बोलते हैं। तो अश्व शक्ति में ये पावर है 2 हॉर्स पावर, और वाट में है 1500 वाट। हो गया क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन है इसमें, आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का 5वां। ये क्या कह रहा है, ऊर्जा संरक्षण नियम लिखिए। तो क्या है भाई ऊर्जा संरक्षण नियम। ऊर्जा संरक्षण नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा का केवल रूपांतरण होता है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, परिवर्तित होती है। यह ऊर्जा संरक्षण नियम है। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि मुक्त रूप से गिरती हुई किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा अचर रहती है या नियत रहती है। इधर देखिए, ये मान लीजिए पृथ्वी है, बिंदु ए से किसी वस्तु को गिराया हमने, इस वस्तु को गिराया नीचे को, तो प्रारंभिक वेग तो 0 था, थोड़ी दूर जो चली x दूरी गिर गई, ये कितनी गिर गई x दूरी, तो इसका वेग कुछ हो जाएगा ना, वेग मान लीजिए v1 हो गया। फिर ये जमीन पे आके गिरी, तब इसका वेग था v2, जोर से टकराई अच्छी जमीन पे आके। ठीक, इसकी टोटल ऊंचाई है h पृथ्वी से, नीचे जो बची ये बची h माइनस x। अब क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा अचर रहती है। यांत्रिक ऊर्जा का क्या मतलब होता है, गतिज ऊर्जा प्लस गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो बिंदु ए पर बात करें हम, तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी आएगी ए पर 0, क्योंकि वेग 0 है, और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कितनी आएगी ए पर, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा आएगी mgh। इसलिए बिंदु ए पर कुल ऊर्जा कितनी आएगी बच्चों बताइए, गतिज ऊर्जा प्लस गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, मतलब 0 प्लस mgh, मतलब क्या mgh। बिंदु ए पर कुल यांत्रिक ऊर्जा है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए इज mgh। ठीक, अब हमें यह बताना है कि बिंदु बी पर भी इतनी होगी और बिंदु सी पर भी इतनी होगी। ये पृथ्वी सतह का कोई बिंदु है सी। ठीक, तो बी पर देख लें, आ जाओ बी पर हो जाए। बी पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कितनी है बताइए, mgh। h नहीं आएगा बच्चों, इधर आएगा h माइनस x। ऊंचाई जो थी h, और ये ऊंचाई कितनी है h माइनस x, तो mgh माइनस x। और गतिज ऊर्जा कितनी आएगी, 1/2 द्रव्यमान गुणा वेग का स्क्वायर। वेग कितना हो गया यहाँ पे v1 स्क्वायर, लेकिन अब v1 का मान रखेंगे हम। ठीक है, तो a टू b हम लगा रहे हैं गति के तृतीय समीकरण को। तीसरा समीकरण है v बराबर u² प्लस 2as। ठीक, प्रारंभिक वेग कितना था वस्तु का बताइए 0, त्वरण कितना है g, प्रारंभिक वेग 0 है वस्तु का, त्वरण है g,
और दूरी कितनी x, यहाँ से यहाँ तक कितनी गिरी वस्तु, x गिरी। प्रारंभिक वेग 0 है वस्तु का और उसका त्वरण कितना है, गुरुत्वीय त्वरण के बराबर है, g के बराबर है, तो ये हो गया x। और अंतिम वेग कितना है, v बराबर है v1, तो ये आ गया v1 का स्क्वायर। v1 स्क्वायर आ गया बच्चों 2gx। ये उठा के अगर इधर भर दें तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, इसलिए काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी इज हाफ m इंटू 2gx। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया mgx। ये आ गई बिंदु बी पर गतिज ऊर्जा, ये बिंदु बी पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अब दोनों का टोटल कर दें हम, तो बिंदु बी पर कुल ऊर्जा अगर निकालें तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कितनी है mg इंटू एच माइनस एक्स, और ये कितनी है mgx। कोष्ठक खोल दो, mgh माइनस mgx प्लस mgx कट गए, क्या आया mgh। बिंदु बी पर भी कुल ऊर्जा कितनी आई, उतनी आई जितनी बिंदु ए पर आई। देखो इधर भी mgh आई ए पर और बी पर भी mgh आई। अब हमें देखना है सी पर, तो लिख लेना ये पूरा है ना। अब कहाँ पे देखें हम, बिंदु सी पर, बिंदु सी पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा तो शून्य हो जाएगी, क्यों, ऊंचाई खत्म हो गई ना, इधर आके ऊंचाई खत्म, तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा शून्य। वह गतिज ऊर्जा कितनी होगी बच्चों, के सी, बिंदु सी पर गतिज ऊर्जा द्रव्यमान गुणा वेग का स्क्वायर। इधर वस्तु का वेग हो गया v2, वस्तु तेज चलने लगी, वस्तु का वेग हो गया v2, इधर आके टकराई है जमीन में बहुत जोर से, जितनी स्थितिज ऊर्जा थी पूरी बदल गई उसकी गतिज ऊर्जा में। ठीक, ए से सी तक के लिए हम गति का तीसरा समीकरण लगा देंगे। प्रारंभिक वेग 0, गुरुत्वीय त्वरण g, विस्थापन h, यहाँ से यहाँ तक कितना गिर गई वस्तु, पूरा h गिर गई, और अंतिम वेग कितना v2, इधर v2 वेग हो गया, तो ये v2, ये h v2। ठीक, तो v2 स्क्वायर क्या आएगा, बिंदु सी पर गतिज ऊर्जा क्या आ जाएगी 2gh का मल्टीप्लाई, ये आ गई। और बिंदु सी पर कुल ऊर्जा अगर हम निकालेंगे बिंदु सी पर, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जोड़ देंगे। गतिज ऊर्जा कितनी है mgh, स्थितिज ऊर्जा क्या है 0, तो ये हो गया mgh, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 में देखो, बिंदु ए पर स्थितिज ऊर्जा वही है, कुल ऊर्जा वही है, बिंदु बी पर वही है, बिंदु सी पर वही है। मतलब कहने का क्या हुआ बच्चों, समीकरण 1, 2 व 3 से बिंदु ए पर कुल ऊर्जा, बिंदु बी पर कुल ऊर्जा, बिंदु सी पर कुल ऊर्जा, सब जगह कितनी आ रही mgh, मतलब नियत या अचर रहती है। ये हो गया बहुत बड़ा क्वेश्चन आपका 4 नंबर का। ठीक, चलो भाई कर लोगे इसको नोट। ठीक, तो ये हो गया कार्य ऊर्जा शक्ति वाला चैप्टर हो गया, यूनिट 4 हो गई बच्चों। अब अपन बात करते हैं यूनिट 5 की। यूनिट 5 में है गुरुत्वाकर्षण। बस आप लोग 4-5 घंटे यूट्यूब पे समय निकाल लीजिए, आपकी 11वीं की पूरी फिजिक्स हमने रिवाइज करवा दी। खैर अभी आधी हो रही है इस लेक्चर में आज, है ना, आधी और रह जाएगी, तो उसको देखते हैं 2 लेक्चर में कर पा रहे हैं कि 3 लेक्चर में कर रहे हैं ना। सॉरी, लेक्चर चाहे एक ज़्यादा लग जाए लेकिन काम अच्छा होना चाहिए, है ना, समझ में आना चाहिए, तब तो मतलब है। कहाँ आ गए, यूनिट 6 गुरुत्वाकर्षण है। हाँ, कहाँ है यूनिट 5। रुको 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 रुको, क्या हो रहा है, ये गया, ये कार्य ऊर्जा शक्ति पढ़ लिया हमने। इसके बाद आ रही है घूर्णी गति, आ रही है, क्या आ रहा है बच्चों, घूर्णी गति आ रही है ना, यूनिट 5। गुरुत्वाकर्षण यूनिट 6 में है। चलो तो घूर्णी गति, आ जाओ घूर्णी गति कर लेते हैं। ठीक है, ये है अध्याय 7।
चैप्टर नंबर 7। ठीक, प्रश्न क्रमांक 1, इसके अंदर है 6 न्यूमेरिकल, 6 खाली स्थान। देखिएगा, पहला खाली स्थान, कोणीय संवेग बराबर रेखीय संवेग गुणा, पहला है कोणीय संवेग बराबर रेखीय संवेग गुणा, खाली स्थान दिया हुआ है। इधर पे क्या लिखेंगे, ये देखो, जैसे इसका कोणीय संवेग निकालना है कण का, तो घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी लेनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है, ये वाली, तो इसको आघूर्ण भुजा भी बोलते हैं। ठीक, तो रेखीय संवेग गुणा घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी भरोगे तो भी सही है, और आघूर्ण भुजा भर दोगे तो भी सही है। ठीक है, कुछ भी भर सकते हो उन दो में से। दूसरा खाली स्थान है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, तो ये 0 होगा। ऐसा लिखोगे तो गलत है मेरे हिसाब से, ऐसा लिखना चाहिए वेक्टर 0। क्यों, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है बच्चों ए बी साइन थीटा एन कैप, तो इन दोनों भी वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया, साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये सब खत्म 0, तो आया 0। लेकिन 0 नहीं आया, वेक्टर 0 आया है, तो आप ऐसा भर के आना, इस पे एरो नहीं लगाना। 0 वेक्टर पे एरो नहीं लगता, क्योंकि उसकी दिशा अनिर्धारित होती है। सूत्र लिख दिया था आपने बगल में, है ना, लिख लेना वीडियो को रोक के। ऐसा पिंड जिसके कणों पर लगने वाले, जिसके कणों पर बल लगाने पर भी उनके बीच की दूरी नहीं बदलती, तो उसको क्या कहते हैं, को दृढ़ पिंड कहते हैं, है ना। कि जिस वस्तु पर बल लगाने पर उसके कणों के बीच की दूरी ना बदले, वो वस्तु कैसी है, दृढ़ वस्तु है। वो पिंड कैसा है, दृढ़ पिंड है। ठीक, चौथा खाली स्थान है सदिशों का सदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, नहीं करता है। देखो जरा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर नहीं होता है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के। ठीक है, जबकि सदिशों का अदिश गुणन ऐसा करता है, तो सदिशों का अदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, वो करता है, लेकिन सदिश गुणन नहीं करता, तो इसमें भरोगे आप नहीं करता है। पांचवा है खाली स्थान, घूर्णन गति एवं स्थानांतरण गति के संयोजन को, मतलब वस्तु घूमेगी और आगे भी चलेगी, ऐसी गति को क्या कहते हैं, लोटने की गति या सामान्य गति। इसको क्या बोलते हैं, रोलिंग मोशन, मतलब लौटने की गति, या सामान्य गति भी कहते हैं इसको। जैसे साइकिल का पहिया जब चल रहा है, या कोई भी वाहन का पहिया आगे को बढ़ रहा है रोड पे, तो वो घूर्णन गति भी कर रहा है और आगे भी चल रहा है, मतलब स्थानांतरित गति भी कर रहा है और घूर्णन भी कर रहा है। जब दोनों मिलकर करेगा तो इसको बोलते हैं क्या, लौटने गति या सामान्य गति। छठवां खाली स्थान है, किसी पिंड का वह बिंदु जिसके पहिता पिंड का कुल गुरुत्वीय बलागुण 0 हो, उसका गुरुत्व केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, गुरुत्व केंद्र। जिसके पहिता गुरुत्वीय बलागुण 0 हो, मतलब कोई ऐसी परिभाषा है कि ऐसा बिंदु जिस पर किसी वस्तु के पूरे भार को केंद्रित माना जा सके, गुरुत्व केंद्र कहते हैं। और जिस पर द्रव्यमान को केंद्रित माना जाता है, उसको द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्व केंद्र में ये अंतर है। गुरुत्व केंद्र पर भार संतुलित होता है, भार को केंद्रित माना जाता है, या बलागुण 0 होता है इसके पहिता, और द्रव्यमान केंद्र पर पूरे द्रव्यमान को केंद्रित माना जाता है। ठीक, चलो अब आएंगे हम कहाँ पे, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनना है तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पहला, जड़त्व आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक है, आई बराबर होता है द्रव्यमान गुणा दूरी का वर्ग, मतलब किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। क्या होता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। दूसरा वाला, बलयुग्म का आघूर्ण उस बिंदु पर निर्भर नहीं करता जिसके परिता आघूर्ण ज्ञात करते हैं, उस बिंदु पर निर्भर करता है जिसके परिता आघूर्ण ज्ञात करते हैं। निर्भर करता है ना, किसके परिता आघूर्ण निकालना है उस बिंदु के पे निर्भर करता है। एक बनाने वाले बलों के आघूर्ण पर नहीं निर्भर करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। किसी बलयुग्म का आघूर्ण
उस बिंदु पर निर्भर नहीं करता जिसके पिता आघूर्ण ज्ञात करते हैं। उस बिंदु पर निर्भर करता है जिसके पिता आघूर्ण ज्ञात करते हैं। और युग्म बनाने वाले बलों के आघूर्ण पर निर्भर नहीं करता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बल युग्म का आघूर्ण, एक मिनट रुकना भाई, बल आघूर्ण तो इस बात पर निर्भर करता है कि किसके पिता निकाल रहा है, इसके पिता कि इसके पिता। लेकिन बल युग्म का आघूर्ण एक बल यहाँ लगाया और एक यहाँ लगाया, तो बल युग्म का आघूर्ण इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि किस बिंदु पे आप निकाल रहे हो। ऐसा, इसको अगर हम कर देंगे, ये इनके बीच की लंबवत दूरी है इतनी, ठीक, और अगर इधर निकालेंगे, ठीक। ऑप्शन बी इज करेक्ट। उस बिंदु पर निर्भर करेगा जिसके पिता बल युग्म आघूर्ण निकालना है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन, कोणीय संवेग का ऐसा ही मात्रक है। कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग L बराबर होता है mvr। mvr तो ये है किलोग्राम, दूरी है मीटर, और ये है मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड कहीं पे दिया नहीं है, ठीक। तो कोणीय संवेग का ऐसा ही मात्रक, चलो दूसरा निकालना पड़ेगा अब हमें, कुछ बल के फॉर्म में निकाले हैं ना, न्यूटन इंटू मीटर पर सेकंड। कोणीय संवेग ये टाउ बराबर क्या होता है, dl बाई dt भी होता है, ठीक। तो कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर बल आघूर्ण के बराबर होती है, तो कोणीय संवेग बराबर बल आघूर्ण गुणित समय, तो बल आघूर्ण हो गया न्यूटन इंटू मीटर इंटू सेकेंड, तो जे भी गलत है, न्यूटन इंटू मीटर भी गलत है। अच्छा, अब बचा जूल सेकेंड। एक मिनट, जूल सेकेंड को और देख लें हम, ml2t-2 इंटू एस मतलब t, ml स्क्वायर t-1। एक मिनट, क्या चक्कर बन गया, जूल इंटू सेकेंड को करें तो ml2t-1 बन जाएगा, और वो इधर भी बन जाएगा, ठीक है बच्चों। इसका ऑप्शन ए सही है, बड़ा घुमा दिया इस क्वेश्चन को, मुझे भी कैलकुलेट करना पड़ा है ना, बाकी तीन नहीं हो सकते, ए सही है, जूल इंटू सेकेंड है ये। चौथा, कैसे है जूल इंटू सेकेंड बता देना। जूल यानी ml2t-2, सेकेंड यानी समय t, तो भूमि सूत्र ये आ गया। और इधर से हमने निकाला था कैसे, mvr से निकाला, तो द्रव्यमान का किलोग्राम, इसका मीटर पर सेकेंड, और इसका मीटर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और तो ये क्या हो जाएगा, द्रव्यमान को m लिखा, दूरी के स्क्वायर को l स्क्वायर, और समय को नीचे t, तो ऊपर जाके -1 हो गया, ml स्क्वायर t-1, ठीक। तो ये दोनों एक जैसे आ गए, तो ऑप्शन ए सही है। चौथा, एक दृढ़पिंड को यांत्रिक संतुलन में होने के लिए दृढ़पिंड को क्या होना चाहिए, बाह्य बल शून्य होना चाहिए, बाह्य बल आघूर्ण शून्य होना चाहिए, दोनों चीज़ें होना चाहिए। कोई चीज़ संतुलित है, जब इस पर कोई बल नहीं लग रहा तो ये रुकी रहेगी, और बल आघूर्ण लग रहा है तो घूमेगी, तो बल आघूर्ण भी शून्य होना चाहिए और बल भी शून्य होना चाहिए। यानी बेटा कहने का क्या मतलब है, चौथे में सी ऑप्शन सही है, मतलब ए और बी दोनों सही है। अब आ गए अति लघुत्तरीय प्रश्न 2 नंबर वाले, ठीक। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, तो ध्यान से सुनिए। इस नियमानुसार बाह्य बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में
किसी निकाय का कुल कोणीय संवेग संरक्षित या अपरिवर्तित या नियत रहता है। हो गया, वीडियो को रोक के दोबारा सुन लेना। दूसरा क्वेश्चन है, दो सदिशों के सदिश गुणा के कोई दो गुणा लिखिए, गुणा नहीं गुण लिखिए, कोई दो गुण लिखिए। सदिश गुणन के कोई दो गुण लिखना है, ठीक है। तो नंबर 1, दो सदिशों के सदिश गुणनफल से प्राप्त राशि एक सदिश राशि होती है, माने सदिश का सदिश में गुणा करने से सदिश आता है, एक बात। दूसरी बात, दो सदिश राशियों से के गुणनफल से प्राप्त सदिश राशि की दिशा इनके तल के लंबवत होती है, ठीक। दो गुण हो गए, चलो हो गए। तीसरा है, कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध लिखिए। तो v बराबर होता है आर ओमेगा, तो कोणीय वेग बराबर है v बटे आर, कोणीय वेग बराबर रेखीय वेग बटे त्रिज्या, कोणीय वेग बराबर रेखीय वेग बटे त्रिज्या। और कोणीय वेग को परिभाषित कीजिए, किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय किए गए कोणीय विस्थापन को कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग बराबर कोण बटे समय, मात्रक क्या होगा, रेडियन प्रति सेकंड। हो गया, सब हो गया। वीडियो को रोक के दोबारा लिख लेना, दोबारा सुन लेना। घूर्णन गति में जड़त्वाघूर्ण के भौतिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। घूर्णन गति में जड़त्वाघूर्ण का अर्थ ये है कि अगर जड़त्वाघूर्ण ज़्यादा है किसी वस्तु का किसी अक्ष के परितः, तो उस वस्तु को घुमाना मुश्किल है, घुमाने में उतनी ही ज़्यादा समस्या होगी, और अगर घूम रही है तो रोकने में उतनी ज़्यादा समस्या होगी। यानी घूर्णन गति में किसी वस्तु का जड़त्वाघूर्ण यह दर्शाता है कि वस्तु के अंदर घूर्णन गति का विरोध करने का गुण कितना ज़्यादा है, प्रवृत्ति कितनी ज़्यादा है। जड़त्वाघूर्ण ज़्यादा है तो ज़्यादा विरोध करेगी, रुकी है तो घूमेगी नहीं, और घूम रही है तो रुकेगी नहीं। ओके, चलो। किसी पिंड का जड़त्वाघूर्ण किन किन कारकों पर निर्भर करता है, 5वां क्वेश्चन है। किसी पिंड का जड़त्वाघूर्ण, पहली बात तो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर। दूसरी बात, घूर्णन अक्ष की स्थिति पर, घूर्णन अक्ष इधर है तो अलग आ जाएगा, इधर है तो अलग आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है और घूर्णन अक्ष की स्थिति पर निर्भर करता है, दो ही चीज़ों पर करता है, ठीक। 7वां क्वेश्चन है, द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं, हम पहले बता चुके थे। वह बिंदु जिस पर किसी वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित माना जा सके उसका, कौन का, वस्तु का द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। और 6वां क्वेश्चन और है, 6वां छोड़ दिया था मैंने। कोई पहिया 1200 आरपीएम से घूम रहा है, पहिए की आवृत्ति कितनी दी गई है बेटा, ये न्यूमेरिकल है, ध्यान से लिख लेना। 6वां, आवृत्ति न्यू दी गई है 1200 आरपीएम, राउंड पर मिनट, माने 1 मिनट में 1200 चक्कर लगा रहा है। तो 60 से भाग कर देंगे तो ये आरपीएस बन जाएगी, राउंड पर सेकंड। तो ये 6 दूनी 12, 20 आ गया, 20 हर्ट्ज। क्या हो गया, 20 हर्ट्ज। राउंड पर सेकंड को हर्ट्ज बोलते हैं। इसका कोणीय वेग रेडियन पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो चूंकि कोणीय वेग ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई न्यू, तो 2 पाई न्यू यानी 20, तो ये हो गया 40 पाई, मात्रक क्या आ गया, रेडियन पर सेकंड। तो दोनों हो गए ना सॉल्व। इन्हें ये पूछा था, कोणीय वेग पूछा था, ये हमने आरपीएम को आरपीएस में बदला, राउंड पर मिनट को राउंड पर सेकंड में बदला पहले, ठीक है बच्चों। अब आ गए लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न का क्या मतलब है, लघुत्तरीय प्रश्न है जे 4-4 अंक वाले, ठीक है, 5 क्वेश्चन है। चलो इनको भी हम बता देते हैं स्पीड में, ठीक। हाँ, बलयुग्म किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन है। बलयुग्म के आघूर्ण का सूत्र निकालिए और दैनिक जीवन में बलयुग्म के उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो जब किसी वस्तु पर 2 बल इस प्रकार कार्यरत हों कि उनके परिमाण बराबर हों, ये वस्तु है, इस पे कोई एक बल हो इधर और एक बल हो इधर, मतलब जब किसी वस्तु पर 2 समान परिमाण के बल परस्पर विपरीत दिशाओं में अलग अलग क्रिया रेखाओं के अंदर क्रियाशील होते हैं तो ये बलयुग्म का निर्माण करते हैं। बेटू, ए बेटू, ये लगा लेना, वो माइक की आवाज़ आ रही।
तो ये क्या करते हैं, बलयुग्म का निर्माण करते हैं। जितना बल ऊपर उतना ही बल नीचे। ठीक, फिर कह रहे हैं इसके लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक, तो बलागुण मान लो ऐसे नहीं लग रहा है जी, थोड़े ऐसे लगा दिए हमने, ऐसा लगा दिया और कैसा लगा दिया, ऐसा लगा दिया। ठीक, दो समान परिमाण के बल हमें लगाना है विपरीत दिशाओं में। ठीक, ये लग गए बल। तो ये वस्तु को घुमाने की कोशिश करते हैं। आपने देखा है साइकिल के हैंडल को पकड़ के ऐसे करें, एक बल आगे एक पीछे मुड़ जाता है। गाड़ी के स्टीयरिंग को करें, फोर व्हीलर के नल की टोंटी खोलें, एक बल आगे लगता है एक पीछे लगता है। तो ये घुमाने की कोशिश करते हैं। तो कैसे निकाला जाता है, घुमाने की कोशिश मतलब आघूर्ण लग रहा है। बलागुण, बलयुग्म का आघूर्ण कैसे निकलता है, कोई एक बल गुणा उनके बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, इनके बीच की लंबवत दूरी क्या होगी, लंबवत दूरी होगी इनके क्रिया रेखाओं के बीच में, जहां पे क्या बन जाए, 90 डिग्री का एंगल बन जाए इनकी क्रिया रेखाओं के बीच में, है ना। इसको आगे बढ़ा लो, मान लो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, और आपको ये वाली दूरी r दी गई है। क्या दिया गया है, ये वाली दूरी r दी गई है और लंबवत दूरी इनके बीच की ये है। ऐसे समझना आप, दो समांतर रेखाएं ऐसे, और इसके बीच की दूरी दी गई है, लेकिन इनके बीच की लंबवत दूरी कितनी है, लंबवत दूरी ये है। ठीक, यानी अगर यहाँ पे कोण थीटा है तो ये बलयुग्म आघूर्ण कैसे निकालेंगे, ए एन, कोई एक बल गुणित क्या, इनकी क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी यानी ए एन। ठीक है, अब ए एन कैसे निकालेंगे, ए एन बटे, इसको कहते हैं ए बी कर दें, ए एन बटे ए बी बराबर क्या आएगा, साइन थीटा। क्या हुआ बच्चों, लंब बटे कर्ण, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ये लंब है ए एन, ये कर्ण है भुजा ए बी। ठीक, और ए बी कितना दिया, आर, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दी गई थी। तो अभी पिछले क्वेश्चन में था कि उस बिंदु पर निर्भर करता है जिसके पैता बलयुग्म आघूर्ण निकालना हो। ठीक है, इसके पैता निकालना कि इसके कोण के पैता निकालना है, तो साइन थीटा, त्रिक गुणा किया तो ए एन बराबर आर साइन थीटा, ये उठा के यहाँ पे भर दीजिए आर साइन थीटा, तो इसको हम लिख देते हैं आर एफ साइन थीटा। ठीक, ये आ गया, या फिर ये सदिश रूप में ये आ गया। तो ये आ गया सूत्र। बलयुग्म आघूर्ण का और बल आघूर्ण का सूत्र एक ही होता है, ये कह रहे थे हम। बस इसमें क्या होता है, ये दोनों बल बराबर परिमाण के होते हैं, परस्पर विपरीत दिशाओं में लगते हैं, तो एक प्लस एफ तो एक माइनस एफ, परस्पर विपरीत दिशाओं में लगते हैं। बलयुग्म आघूर्ण में क्या क्या, बराबर बल, विपरीत दिशाओं में बल, क्रिया रेखाएं परस्पर समांतर, अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वस्तु को घुमाने की कोशिश करते हैं। तो उदाहरण हमने बता दिए, साइकिल के हैंडल को मोड़ना, नल को खोलना बंद करना, ठीक है, फोर व्हीलर चलाना, स्टीयरिंग को मोड़ना, ये सब काय के उदाहरण हैं, बलयुग्म आघूर्ण के उदाहरण हैं। ठीक, मठा देखा भाते हुए अपनी मम्मी लोग को कभी घर पे, ऐसे आते ऐसे, एक ऐसे, है ना, क्या है वो, बलयुग्म है, बलयुग्म आघूर्ण है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, लोटने गति किसे कहते हैं, जब कोई वस्तु स्थानांतरीय गति और घूर्णी गति एक साथ करती है तो उसकी गति को लोटने गति या सामान्य गति कहते हैं। लोटने गति करते हुए पिंड की कुल ऊर्जा ज्ञात कीजिए। बोर्ड पे देखिए, ये कोई पिंड है, द्रव्यमान एम है, त्रिज्या आर है, उसकी घूर्णन त्रिज्या कैपिटल के है। कैपिटल के क्या मानी हमने, इसकी घूर्णन त्रिज्या कैपिटल के है। ये वेग v से आगे बढ़ रहा है और ओमेगा वेग से घूम रहा है, यानी ये ऐसा घूम रहा है और ऐसे आगे भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें दो तरह की ऊर्जा है, इसकी कुल ऊर्जा कौन सी है, एक है ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी और एक है रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी। और ट्रांसलेटरी यानी स्थानांतरित गतिज ऊर्जा हमें मालूम है हाफ एम बी स्क्वायर होती है, और ये होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई है वस्तु का जड़त्वाघूर्ण दी गई अक्ष के पैता। अब चूंकि आई बराबर होता है द्रव्यमान गुणा घूर्णन त्रिज्या का स्क्वायर और ओमेगा होता है v अपॉन आर, इसलिए ये बन गया हाफ एम वी स्क्वायर। कुल ऊर्जा निकाल रहे हैं वस्तु की स्थानांतरित गति में या लोटने गति में। आई की जगह क्या आया,
एम के स्क्वायर इंटू ओमेगा की जगह आ गया वी स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। इसमें से हाफ एम वी स्क्वायर बाहर निकाल लो तो इधर बचा 1 बचा, और ये हाफ एम वी स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर क्या बचा के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। ये आ गई वस्तु की कुल ऊर्जा लौटने गति में या स्थानांतरीय गति में, सॉरी लौटने गति में या सामान्य गति में। फिर अगला सवाल क्या है इसके अंदर, अगले सवाल में हमसे पूछा गया है कोणीय संवेग और बलागुण में संबंध स्थापित कीजिए। अरे तुम्हारे कोणीय संवेग और बलागुण में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक, तो तीसरे क्वेश्चन को देखिए। चूंकि L बराबर I इंटू ओमेगा हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि कोणीय संवेग बराबर जड़त्वागुण गुणित कोणीय वेग, दोनों पक्षों का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, परंतु कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, कोणीय त्वरण। क्या बोलते हैं, कोणीय त्वरण। इसलिए dl बाई dt क्या आ गया I इंटू अल्फा। ठीक, वाह, दूसरी चीज क्या पूछी गई है, कोणीय संवेग और बलागुण में संबंध बताना था। ठीक, ये तो कोणीय संवेग निकाला हमने। अब चूंकि बल आघूर्ण, बलागुण क्या होता है, टाउ बराबर I इंटू अल्फा, ये सूत्र ही है। ठीक है, 1 व 2 से क्या मिला, टाउ बराबर dl बाई dt, यानी कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर को बलागुण कहते हैं। सिद्ध हो गया, कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर को बलागुण कहते हैं, बलागुण के बराबर होता है। ठीक, चलो अब 2 हैं न्यूमेरिकल्स। क्या है बच्चों, 2 न्यूमेरिकल्स हैं, आ जाओ इनको भी देख लें अब। टाइम क्या बड़ा हो गया वीडियो आज फिर, हाँ लंबा लंबा पढ़ रहे हैं अपन, है ना, फटाफट पढ़ रहे हैं। कोई बच्चा घूर्णी मंच पर अपनी दोनों भुजाएं फैलाकर खड़ा है, घूर्णी मंच को 40 आरपीएम से घुमाया जा रहा है। ऐसे खड़ा है कोई बच्चा और उसकी स्पीड कितनी है, उसकी आवृत्ति कितनी है, 40 आरपीएम। ठीक है, आरपीएम बनी रहने दो। यदि बच्चा अपने हाथों को सिकोड़ लेता है और जड़त्वागुण, आरंभिक जड़त्वागुण का 2/5 कर लेता है, ऐसा खड़ा था, हाथ पास में किए तो जड़त्वागुण कम हो जाएगा, गुणन अक्ष के पास में आ गया द्रव्यमान, तो 2/5 हो गया। ठीक है, तो उसकी कोणीय चाल आरपीएम में निकालिए। काय में निकालिए, आरपीएम में निकालिए उसकी कोणीय चाल को, साथ में रेडियन पर सेकंड में भी निकालिए। चलो ठीक है, कोणीय संवेग संरक्षण के नियम से उसका प्रारंभिक कोणीय संवेग और अंतिम कोणीय संवेग नहीं बदलेगा। मतलब I1 ओमेगा 1 बराबर क्या होगा, I2 ओमेगा 2। तो और ओमेगा क्या होता है, 2 पाई न्यू। ठीक, तो यहाँ आएगा I1 इंटू 2 पाई न्यू 1 इंटू ओमेगा 1, ओमेगा 1 की जगह हो गया 2 पाई न्यू 1। ठीक है, I2 की जगह क्या आएगा, 2/5 I1, ओमेगा 2 की जगह क्या आएगा, 2 पाई न्यू 2। I1 कट गया, 2 पाई कट गया, त्रियक गुणा करो तो क्या आ गया, 5 न्यू 1 बराबर न्यू 2, और न्यू 1 कितना है, 40 आरपीएम है, इसलिए न्यू 2 कितना हो गया, 40 पंचे 200 आरपीएम। मंच तेज घूमने लगेगा, जो 40 आरपीएम से घूम रहा था, 1 मिनट में 40 राउंड ले रहा था, वो 1 मिनट में 200 राउंड लेने लगेगा, क्योंकि जड़त्वागुण कम हो गया है। इसलिए कोणीय संवेग नियत रखने के लिए कोणीय वेग को बढ़ाना पड़ेगा, तो कोणीय वेग बढ़ गया, तेज चलने लगा। साथ में पूछा गया रेडियन पर सेकंड में भी निकालिए, आ जाओ रेडियन पर सेकंड। तो ओमेगा 2 बराबर क्या आएगा, 2 पाई न्यू 2, 2 पाई और न्यू 2 कितना, 200, तो 200 दूनी 400 पाई रेडियन पर सेकंड। तो ये आंसर आप रेडियन पर सेकंड में ले लो। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल हो गए बच्चों। ठीक है, एक और क्वेश्चन बचा, आखिरी क्वेश्चन इसका है ना,
क्या है आखिरी क्वेश्चन, पांचवा। किसी रोटर की चाल तो ओमेगा कितना, रेडियन पर सेकंड, घूर्णन गति दी गई है। रोटर की चाल को एक समान बनाए रखने के लिए एक इंजन को इतना बल आघूर्ण लगाना पड़ रहा है, कितना, 180 न्यूटन इंटू मीटर को। इसकी शक्ति बताइए इंजन की कितनी होगी, शक्ति P। तो देखो बच्चों, जैसा रेखिक गति में क्या होता है, बल गुणित वेग होता है ना, शक्ति। जैसे यहाँ पे बल की जगह होता है बल आघूर्ण और वेग की जगह होता है कोणीय वेग। जो होता है घूर्णी गति में, घूर्णी गति में शक्ति है और ये काय में शक्ति है, रेखिक गति में शक्ति है। तो टाउ बराबर कितना बोले, 180 और ये कितना, 200। तो 18 दूनी 36,000 वाट और 1000 को किलो लिख सकते हैं, तो 36 किलो वाट। ओके बच्चों, तो ये क्या हो गया अपना अध्याय 7 यूनिट नंबर 5 तक अपन पहुंच गए हैं ना। कितने पेज, 4 पेज और बचे हैं और इसके कितने, 2 3 6 मैंने 4 हो गए, 4 बचे, आधा हो गया अपना। आधी बुक से ज़्यादा ही कर लिया है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लेक्चर और लगेंगे बच्चों और आपकी 11वीं की पूरी फिजिक्स अपन ने क्या कर लिया, पढ़ लिया। तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए, प्लीज़ कॉपी में लिख लीजिए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को बता दीजिए 12th क्लास में, ताकि कोई डेमो की ज़रूरत ना हो। अगर कोरोना बढ़ता है, ऑफलाइन क्लासेस में आने में दिक्कत होती है दूर के बच्चों के लिए, तो वो ऑनलाइन ज्वाइन कर लेंगे। अदरवाइज सबको ऑफलाइन ही कोशिश करना है क्लास में आने की। ओके बच्चों, एक एक बार, दो बार, जब तक समझ में ना आए उतने बार सवाल को देख के कॉपी में लिख लो। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।